हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करते हैं एक रीसेंट चेंज के बारे में जो कि आरबीआई द्वारा यहां पर लाया गया है विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन फ्लोटिंग रेट लोन्स। तो क्या है ये लोन्स, इन्हें भी हम थोड़ा समझेंगे, किस तरीके से एज एन इंडिविजुअल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी हम थोड़ा जानेंगे, एंड यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है उसे भी हम यहां पर समझेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 को टारगेट कर रहे हैं, कि यहां हमारे द्वारा बैच 6 भी लॉन्च कर दिया चुका है, दोनों ऑप्शनल्स पीएसआर एज वेल एज सोशियो और जनरल स्टडीज का भी। तो जाइए वेबसाइट पर, सभी डिटेल चेकआउट कीजिए, टोल फ्री नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए, कोई भी डाउट है किसी भी चीज का, आपकी हर एक क्वेरी को यहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। एंड बैच 6 ये कोड यूज करते हुए आप 10% का डिस्काउंट भी यहां पर अवेल कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार का न्यूज आइटम देखने को मिला था कि भैया नई आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस यहां पर निकाली गई हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स के ऊपर, और इसमें बोरोअर्स के पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। तो क्या है ये पूरा फंडा, इससे हम समझते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, सबसे पहले पता होना कि भैया ये जो गाइडलाइंस है किसके लिए है। तो ये है पर्सनल लोन के लिए। और आरबीआई पर्सनल लोन को किस तरीके से डिफाइन करता है, वो कहता है कि भैया जितने भी लोन्स आपके ऑफर किए जा रहे हैं इंडिविजुअल्स को बैंक्स द्वारा, जिसमें आपके कंज्यूमर क्रेडिट, एजुकेशनल लोन, हाउस लोन्स, फाइनेंशियल एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आप लोन्स अवेल कर रहे हैं, मतलब जो भी लोन आपका इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, ठीक है, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो आपका एक पर्सनल लोन की कैटेगरी में यहां पर आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं इससे रिलेटेड कि जून 2023 तक जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यहां पर देखने को मिला पर्सनल लोन कैटेगरी का, वो 42.6 लाख करोड़ का देखने को मिला। अब इसमें कह रहे हैं कि जो नॉन फूड बैंक क्रेडिट है, नॉन फूड बैंक क्रेडिट बेसिकली क्या रहता है, एनएफबीसी। नॉन फूड बैंक क्रेडिट मतलब कि आपका फूड क्रेडिट कैसे डिफाइन किया जाता है कि यदि फूड प्रोक्योरमेंट के लिए यहां पर उधार लिए जा रहे हैं। अब उधार कौन लेगा, कौन प्रोक्योरमेंट करता है, एफसीआई करता है। तो एफसीआई थोड़ा बहुत उधार भी बैंक से लेता है। तो उसके अलावा जितना भी क्रेडिट वहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है, जितने भी लोन्स वहां पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं, वो आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट कैटेगरी में आता है। तो उसका 30% पर्सनल लोन कैटेगरी है। ठीक है, तो एक बेसिक सा फैक्ट यहां पर दिया गया है, कहीं ना कहीं आप अपनी मेन आंसर राइटिंग में भी से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ये माजरा पूरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या चीज है। तो उसके लिए समझना यह भी जरूरी है कि भैया फिक्स्ड क्या है, उसका जो काउंटर पार्ट है उसका क्या मतलब है। तो मान लेते कोई हाउस लोन यहां पर लिया गया है, 30 साल का उसका पीरियड है कि 30 साल तक मंथली बेसिस पर ईएमआईज आपको पे करनी है। ठीक है, अब जब आप ईएमआईज वहां पर पे करेंगे, आपने लोन लिया है, बैंक यदि आपको लोन यहां पर एक्सटेंड कर रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं। ठीक है जी, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो यहां पर चार्ज करेगा ही, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये बैंक्स के एंड पर क्या है, ये बैंक्स के एंड पर या हमारे एंड पर बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। यदि उधार ले रहे हैं तो उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ी है बाय द मीन्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। तो उस केस में हम यहां पर क्या कहते हैं कि जो इंटरेस्ट यहां पर देखा जा रहा है कि 30 साल का लोन है, इंटरेस्ट फिक्स कर देगा कि चलो 30 साल तक 10% ही वहां पर इंटरेस्ट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो इसे हम कहते हैं कि आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन है। अच्छा, तो फ्लोटिंग का क्या क्राइटेरिया है। तो भैया समझिए कि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पेंडेमिक के टाइम पे जब रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, लॉकडाउन इंपोज किए गए थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल डाउन चली गई थी, तो यहां पर रेगुलेटर और सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव था कि भैया इकोनॉमी में दोबारा से बूम लेके आना है। ठीक है, इकोनॉमी को दोबारा किक स्टार्ट यहां पर करना है। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनके पास एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम हम जानते हैं रेपो रेट। अब वो जो रेपो रेट का टूल है वो यूज किया जाता है आरबीआई द्वारा, ताकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट रेट वेरी किए जा सके। तो यदि रेपो रेट जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक्स को उधार देता है उसे कम कर दिया जाए, तो डेफिनेटली बैंक्स भी जो हमें उधार देंगी एज ए कंज्यूमर को, वो भी यहां पर कम रहेगा, उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाएगा। तो फ्लोटिंग रेट वही चीज है कि भाई साहब फिक्स नहीं रखा जा रहा, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट यहां पर वेरी करता रहेगा एंड बैंक्स पीरियोडिकली इसे रीसेट करते रहेंगे, जिस हिसाब से रेपो रेट वहां पर वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अगर शॉर्ट तरीके से अगर समझना चाहें क्या बेनिफिट्स हैं दोनों तरीके की कैटेगरीज के और क्या डेफिनेशन है, तो आपके सामने है कि भैया फिक्स रेट में आपका फिक्स्ड इक्वल ईएमआईज वहां पर देखने को मिलती है, बट वहीं जो आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कहीं ना कहीं जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड उसमें आपका एक बेस रेट भी रखा जाता है और उसमें आपका एक फ्लोटिंग एलिमेंट भी देखा जाता है कि भैया वो जो बेस रेट है डेफिनेटली डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। आपने सुना होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, एमसीएलआर,
ठीक है जी, जिसके आधार पर यह सेट किया जाता है कि किस तरीके से बैंक्स यहां पर लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनल बेंचमार्क रेट यहां पर सेट किया जाता है। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस एमसीएलआर के लिए, और क्या ये एमसीएलआर सभी बैंक्स के लिए इक्वल रहेगा या अलग अलग रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट अगर दोनों का डिफरेंस यहां पर देखें, बेनिफिट्स के केस में भैया इंटरेस्ट रेट आपका सेम रहता है। ठीक है, बेनिफिट्स आपका फ्लोटिंग रेट में क्या है कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम देखने को मिलता है। कि यदि हम देखें फिक्स्ड रेट के केस में अगर 10% वहां पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए, तो शायद अगर आप फ्लोटिंग रेट रिज्यूम फॉलो करें तो आपको 7% का बेनिफिट यहां पर मिल सकता है कि हम यहां पर 7% ही चार्ज किया जा रहा है। ठीक है जी, अब ओवर द लॉन्गर पीरियड हो सकता है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स यहां पर कम हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहां पर कम हो चुका है। ठीक है, उसी की तरीके से अगर हम देखें फिक्स्ड रेट कहीं आपको एक बेनिफिट क्या देता है कि आपको एज सच कोई डिसरप्शन नहीं आएगी अपनी ईएमआई पेमेंट में। ठीक है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, सर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। आई होप ये पूरी चीज यहां पर क्लियर होगी हो। चलिए तो अब समझते हैं कि क्या करेंटली प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा। अब रेगुलेटेड एंटिटीज ये बहुत सारी नोटिफिकेशंस में आरबीआई ये टर्म यूज करता है। तो आरबीआई के लिए कौन सी है उनकी रेगुलेटेड एंटिटीज? बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं जो कि लोन्स आगे एक्सटेंड करते हैं। तो करेंटली किस प्रकार की प्रैक्टिस यहां पर फॉलो की जाती थी कि जब भी आपके पर्सनल लोन्स हैं एक्सटेंड किए जाते थे बेस्ड ऑन द इंटरनल बेंचमार्क रेट। अब वो जो इंटरनल बेंचमार्क रेट है, अब ये मैं बात कर रहा हूं फ्लोटिंग रेट रिजीम के उसमें। ठीक है, यदि रेपो रेट इंक्रीज कर जाए तो डेफिनेटली बैंक्स के लिए भी आरबीआई से पैसा लेना थोड़ा महंगा हो चुका है। अब बैंक्स के लिए यदि महंगा हुआ है तो आपके लिए क्यों सस्ता रहेगा? आपके लिए भी यहां पर महंगा होगा। तो उस केस में फ्लोटिंग रेट रिजीम में हम क्या देखते हैं कि बैंक्स नॉर्मली चेंज कर देते हैं या फिर रीसेट कर देते हैं जो आपकी ईएमआई पेमेंट्स हैं इन आर्बिट्रेरी मैनर। आर्बिट्रेरी मैनर का मतलब क्या कि ऐसे आपको इस चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाता, या फिर आपका जो टेन्योर पीरियड है कि आपको कब तक यहां पर उधार देना है उस टेन्योर पीरियड को यहां पर बढ़ा दिया जाता है, या दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। फ्लोटिंग रेट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लोटिंग रेट रिजीम के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी यहां पर बढ़ाया जा सकता है या फिर आपका टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। एंड बोरोअर के एंड पर कोई उसके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो इस चीज को चूज करे। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमने 2022 के साल में देखा जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, जिसके रिस्पांस में हमारा जो सेंट्रल बैंक है अर्थात जो आरबीआई है उनके द्वारा यहां पर स्टेप लिया गया बाय द मींस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके तहत इन्होंने रेपो रेट्स यहां पर बढ़ाए ताकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके कि लोग यहां पर कम से कम डिमांड क्रिएट करें। ठीक है, तो यहां पर रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, उस तरीके से रेपो रेट यहां पर बढ़ाया गया। ठीक है, अब जब रेपो रेट बढ़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी जिनके लोन्स यहां पर चल रहे थे, हाउस लोन्स यहां पर चल रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि उनकी ईएमआई पेमेंट्स यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। अब ईएमआई पेमेंट्स यदि बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी तो थोड़ी तो अनसर्टेनिटी आएगी ना लाइफ में कि यार महीने का 30,000 अभी तक कटता था अकाउंट से, अब सडनली यहां पर 40,000 लग पड़ा कटने। तो डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा ही कि बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया या बैंक ने इस चीज के बारे में हमें पहले से नहीं बताया। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखा गया 2022 और 2023 के फर्स्ट जो आपका कैलेंडर ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था, अर्थात 2022 के 22-23 के फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर मार्च 2023 तक आप समझ लीजिए। ठीक है, कि उस सिनेरियो में हमने क्या देखा कि ये रेपो रेट बढ़ता हुआ जब देखने को मिला तो लोगों को ये लगा कि यार उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स यहां पर या ईएमआई पेमेंट्स जो है पर्टिकुलरली वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और इसमें उनसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा। तो यही चीज हमने क्या देखा कि बैंक्स ने काफी हद तक जो लोन टेन्योर्स थे वो एक्सटेंड कर दिए थे कि 5 से 7 साल तक एक्सटेंड कर दिए गए थे कि मतलब आपको ज्यादा यहां पर रीपेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक्स को भी यहां पर महंगा लोन मिल रहा है। ठीक है, अब ये चीज जब नोटिस की गई तो आरबीआई ने क्या बोला कि यार कहीं ना कहीं जब बोरोअर ने यहां पर उधार लिया है कि कहीं ना कहीं जब बोरोअर ने यहां पर उधार लिया है तो बोरोअर से तो पूछना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ऑप्शन चाहता है। क्या वो टेन्योर बढ़ाना चाहता है या फिर वो अपनी करंट ईएमआई की अमाउंट यहां पर बढ़ाना चाहता है? डेफिनेटली ना बोरोअर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वही नई गाइडलाइंस में बात भी रखेगी कि जब भी अब नए लोन सैंक्शंस होंगे तो रेगुलेटेड एंटिटीज को क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया ये आपका फ्लोटिंग रेट रिजीम है और किसी प्रकार से अगर रेपो रेट में चेंजेस आते हैं तो आपकी ईएमआई में भी चेंजेस आएंगे या फिर टेन्योर पीरियड में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसमें एक और ऑप्शन क्या दिया गया यहां पर स्विच ओवर का, कि यहां पर यह बोला गया कि जब भी आपके इंटरेस्ट रेट्स रीसेट हो रहे हैं कि बैंक्स वहां पर पीरियोडिकली रीसेट कर रहा है, वो देख रहा है रेपो रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स वहां पर रीसेट किए जा रहे हैं, तो बोरोअर्स को एक ऑफर करनी पड़ेगी ऑप्शन कि अगर वो चाहते हैं कि फिक्स रेट रिजीम में शिफ्ट करना चाहें
ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं जो बैंक्स की बोर्ड की पॉलिसी रहेगी उसी के आधार पर यहां पर रहेगा। और एक और ऑप्शन यहां पर डालनी पड़ेगी कि कितनी बार इस प्रकार के स्विचेस यहां बोरोर कर सकता है अपने पूरे लोन टर्म में, और ये पूरी पॉलिसी बैंक के जो बोर्ड्स हैं वो यहां पर सेट करेंगे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या बोला गया, इलोंगेशन का, कि बोरोर्स के पास यहां पर ऑप्शन रहना चाहिए कि क्या वो अपनी ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं या फिर लोन की ड्यूरेशन यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी चाहते हैं तो वो चीज भी यहां पर हो सकती है। और उनके पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर वो पहले से ही, उनके पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर वो पहले से ही अपने लोन टर्म से पहले ही अपना पूरा लोन अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, मतलब अपना सारा जितना पैसा उधार लिया था उसे वापस करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उस केस में भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि बैंक द्वारा वहां पर इंपोज किए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं फोरक्लोजर। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर मेंशन कर दी गई। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार आपका इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा। डेफिनेटली मार्केट कंडीशंस हैं, उसी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा, बट प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो इन गाइडलाइंस का क्या था कि बोरोअर का यहां पर हक है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसको कौन सी ऑप्शन अवेल करनी है। उसका स्विच ओवर का भी ऑप्शन दिया जाए और उसको ईएमआई की पेमेंट्स बढ़ानी एज वेल एज लोन टेन्योर बढ़ाने का भी ऑप्शन यहां पर दिया जाए। ठीक है, तो यही चीज यहां पर मेंशन की गई आरबीआई द्वारा। उसके अलावा यहां पर क्या बोला गया कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उन्हें इंश्योर करना है कि जो इलोंगेशन हो रहा है टेन्योर का, ठीक है जी, इलोंगेशन जो हो रहा है टेन्योर का इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन्स, उसके चलते नेगेटिव अमोर्टाइजेशन यहां पर ना हो। नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का मतलब यहां पर क्या है कि मान लीजिए ईएमआई पेमेंट्स यहां पर बढ़ चुकी हैं, कि अगर इन ईएमआई पेमेंट्स में आपका क्या दो चीजें होती है ना, एक आती है प्रिंसिपल की जो पेमेंट वहां पर होती है कि आप थोड़ा बहुत जितना आपने लोन लिया उसका प्रिंसिपल रिपे कर रहे हैं, प्लस जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी रिपेमेंट यहां पर करते हैं। तो यदि लोन का जो पीरियड है कि मान लेते हैं 30 साल का था, उसे एक्सटेंड करते हुए यहां पर 35 इयर्स का कर दिया गया, ईएमआई पेमेंट सेम रही, तो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट जो बनता है, ठीक है जी, जो इंटरेस्ट यहां पर चार्ज करना चाहिए बट वो नहीं बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि लॉन्गर टेन्योर यहां पर फॉलो किया गया, कि ऐसा ना हो कि जो इंटरेस्ट यहां पर बढ़ाया जा रहा है या इंटरेस्ट की पेमेंट जितनी बनती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा अपने बैंक की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, वो इंटरेस्ट की पेमेंट एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए ईएमआई पेमेंट्स में, ताकि जो करंट इंटरेस्ट पेमेंट है वो पूरी हो जाए, कि किसी प्रकार का नेगेटिव वहां पर इंपैक्ट ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम यहां पर लें कि मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर आपका 1000 रुपए का है और इंटरेस्ट आपका 100 रुपए का है, ठीक है जी, अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ गए, जिस केस में क्या हुआ कि आपका जो प्रिंसिपल था वो तो उतना ही रहा, इंटरेस्ट पेमेंट्स यहां पर बढ़ के 120 रुपए हो गई। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट यदि 120 रुपए यहां पर हो जाएंगी तो उस केस में क्या बोल रहे हैं कि भैया आप ऑलरेडी अपना जितना पेएबल इंटरेस्ट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आपको एटलीस्ट यहां पर 120 तो पे करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 120 रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट तो यहां पर करनी ही पड़ेगी। यदि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कम रहेगी देन द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट पेमेंट, तो उस केस में आपका नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिलता है कि इवन वेन्यू पे फिर भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट पेमेंट तो वहां पर करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सी कहानी यहां पर रखेगी। उसके अलावा यहां पर क्या बोला गया कि डेफिनेटली जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उन्हें ये सभी चीजें एक्सेसिबल बनानी है बोरोअर्स के लिए एप्रोप्रिएट चैनल्स के माध्यम से, कि उन्हें पूरा इन्फॉर्म करना है कि भैया आपके इस प्रकार से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट रेट रीसेट होगा। तो ये सारी कहानी रखेगी। और उसके अलावा डेडलाइन दे दी गई 31 दिसंबर 2023 तक की, कि भैया जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उन्हें इंश्योर करने की इंस्ट्रक्शंस एक्सटेंड की जाए टू द एग्जिस्टिंग या फिर जो नए लोन्स भी हैं बाय 31 दिसंबर 2023। तो ये बेसिक सी कहानी है जो कि यहां पर आपके सामने रखी गई है। तो आई होप सभी चीजें यहां पर आपको समझ में आ गई हो। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से ये जो आपका फ्यू मिनट सीरीज का जो एक इनिशिएटिव है इसको फॉलो करते रहिए, जहां पर हम इस प्रकार के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आती रहे कि क्या करंट अफेयर्स में चेंजेस चल रहे हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।